नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी सरकार बनने के बाद से ही देश में एक बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास चाहते हैं। वहीं विपक्ष कहता है कि हर मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी की सरकार टारगेट करती है। ये बहस तब भी छिड़ी जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया। ये बहस तब भी छिड़ी जब ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत को हटाया गया। ये बहस तब भी छिड़ी जब सीएए को लेकर देश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बार बार ये कहती है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। 70 साल तक मुसलमानों को दिया क्या? हम जो कर रहे हैं हर किसी के लिए कर रहे हैं। अगर हम पीएम आवास योजना बनाते हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, उसका फायदा, उसका लाभ मुस्लिम समुदाय को भी मिलता है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती ये थी कि चाहे अनुच्छेद 370 हो या ट्रिपल तलाक हो, ये तब बीजेपी ने हटाया जब वो अपने दम पर बहुमत में सरकार में थे, यानी 303 सीटें आई थी 2019 में। लेकिन 2024 में 240 सीटों वाली बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी, एलजेपीआर, इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है। लेकिन फिर भी एक ऐसे बिल पर उनको उसका साथ मिला है जिसके खिलाफ कई मुस्लिम समुदाय के लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर मोदी और मुस्लिम समुदाय के बीच का रिश्ता क्या है? क्या वाकई विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है या आज आगे बढ़कर उनके हक के लिए बोल रहा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे तालियों के साथ। सबसे पहले जनता का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। न सिर्फ यहाँ पर कानून से जुड़े छात्र हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी कई लोग आए हैं, वो भी अपने मुद्दे उठाएंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। विष्णु शंकर जैन जी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इधर अनुराग भदौरिया जी के लिए ताली बजाइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शादाब शम्स जी, जो कि चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रोफेसर जुनैद हारिस, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। तस्लीम रहमानी जी, प्रेसिडेंट एमपीसीआई के, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सवाल दागे बच्चों के सवाल लें, ये रिपोर्ट। संसद से पास वक्फ संशोधन बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बना कानून। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो अब एक कानून बन गया, लैंड ऑफ द लॉ हो गया। मोदी सरकार पर आग बबूला विपक्ष। जो हमारे पास लीगल रास्ते होंगे, क्योंकि मैं कोई कानूनविद नहीं हूँ, तो उसके अंदर सबसे मशवरा कर करके, सबसे राय कर करके तब इसमें कदम आगे बढ़ाया जाए। क्या हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी? जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। क्या मुसलमानों को डरा रहा है विपक्ष? आज जो है नरेंद्र मोदी जी है, जो निर्णय देश हित में है, समाज के हित में है, संविधान के हित में है, उससे न वो पीछे हटने वाले हैं, न उसमें कोई तरह का परिवर्तन हो। बिहार चुनाव पर वक्फ कानून बनने का पड़ेगा असर? सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। क्या सियासत में अब खुलकर हिंदू मुसलमान हो रहा है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप मोर्चा संभालिए। आपकी सरकार ये कहती है कि आप मुसलमानों की चिंता करते हैं, सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, आप किसी को अलग नजर से नहीं देखते हैं, लेकिन फिर ये क्या है? असदुद्दीन ओवैसी हो, पूरा विपक्ष हो, सब कह रहा है कि आप मुस्लिम्स को जलील करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं, उनकी जमीन छीनने के लिए लाए, तो फिर कैसा भला? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कह दूं, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, जो असंभव को संभव कर दे, वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसमें जो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, उनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग पढ़नी चाहिए, जो कहता है
कि जो वक्फ होता है, वक्फ बोर्ड है, ये केवल स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज जब हम इस पे चर्चा करते हैं, संसद में हमने देखा किस तरह से 12-12 घंटे चर्चा हुई, और ये युवा जो यहाँ बैठे हैं, जिसमें अधिवक्ता भी बनेंगे आगे चल के, जर्नलिस्ट है, मेरे भाई लोग आ रखे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम तय नहीं करेंगे कि हमारे आदर्श कौन होंगे? हमें ये तय करना होगा। एक तरफ सुनिएगा, 91 साल के व्यक्ति जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रात के 1 बजे तक बैठते हैं और सारी चर्चा सुनते हैं और कहते हैं अगर सुबह 5 बजे तक भी बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा। ये कौन थे? ये थे HD देवेगौड़ा जी। वो आदर्श है? या दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो चप्पल और पजामे में आता है, चर्चा में भाग नहीं लेता है, ऐसे आता है जैसे पिकनिक में आया है, समोसे खाएंगे, पूड़ी खाएंगे। किसकी बात कर रहा हूं? 54 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी के। देश से पूछिए वो किसके साथ खड़े हैं? हर कोई कहेगा देवेगौड़ा जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, आप इन सभी लोगों से एक प्रश्न पूछिएगा, बात संविधान की हो रही है, तथ्यों पे होनी चाहिए और कानून की होनी चाहिए। कौन सा प्रावधान है संविधान का, अगर चुनौती देता हूं ये बता दे, जो कि उल्लंघन हुआ है? और हास्यास्पद क्या है अंजना जी, आप देखिए, सोनिया गांधी राज्यसभा में, प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में, राहुल गांधी लोकसभा में, लेकिन एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। लेकिन हाँ, कांग्रेस की मीटिंग हुई, जब पारित हो गया राज्यसभा और लोकसभा से, तो कहते हैं ये असंवैधानिक है। देश की न्यायालय तय करती है कि कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है, गांधी परिवार नहीं करता है, और ये बात इनको बिल्कुल स्पष्ट पता होनी चाहिए। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, इस कानून की जरूरत और फायदे क्या है? सबसे पहले तो जो सरकारी जमीन हड़प ली जाती थी भूमाफिया बनके, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो और समुदाय हैं, मुस्लिम समाज में भी बोहरा है, आगा खानी है, पसमंदा है, अब उनका प्रतिनिधित्व होगा बोर्ड पे। तीसरी बात, महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका असली भाई कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया और अब कहा कि बोर्ड में जगह मिलेगी। मैंने 3 फायदे बताए, इनसे कानून पूछ लीजिएगा, और दूसरा 3 नुकसान बता दें, और उसके बाद अजय उपाध्याय जी, मोर्चा आप संभालिए और जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो लोग जमीन हड़पते थे उसको रोकेंगे, गरीब मुसलमान तक जाएगा। और वो कह रहे कि हमारा रिश्ता अच्छा है, आप तुष्टीकरण करते थे 70 साल तक, क्या किया मुसलमानों के? पहली बात कि जो भावना भड़काओ पार्टी के नेता यहाँ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को देखा क्या आप लोगों ने लोकसभा में? आप लोगों ने राज्यसभा में देखा क्या? देश में लगा के लंका चले साहब श्रीलंका, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, 74 बरस के वो भी हैं, उनको रहना चाहिए था सदन में। इतना महत्वपूर्ण बिल, देश के 20 करोड़ लोगों के तकदीर का फैसला कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में एक शब्द बोला उन्होंने आज तक? ये दिखाता है कि सिर्फ भावना भड़काओ, सत्ता पाओ और देश के लोगों को आपस में भिड़वाओ, यही है भाजपा की राजनीति। लेकिन सरकार का और देश के नागरिकों के लिए एक चुने हुए सरकार का क्या दायित्व है? ये दायित्व होना चाहिए था भाईचारा और सौहार्द पैदा करना, जिनमें विश्वास की कमी है उसमें विश्वास पैदा करना। वक्फ बोर्ड के नाम पर यहाँ जो दिखावा किया जा रहा है, दो भ्रम मैं पहले इनका क्लियर कर देता हूँ। एक भ्रम, इनके सीनियर नेता लोकसभा में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने का, बदसलूकी करने का और झूठ उनका छवि बिगाड़ने का काम किया खड़गे साहब के लिए कि उन्होंने वक्फ की संपत्ति उन्होंने रख ली है। इसी तरह देश में लोग भ्रम फैला रहे हैं, अभी तक कोई इसमें क्षमा नहीं मांगा। दूसरी बात, 2 मुद्दे इनके हैं, कहते हैं कि महिलाओं का बड़ा कल्याण हो जाएगा क्योंकि इससे पहले महिलाएं नहीं थी। अरे कितना झूठ बोलोगे? सेक्शन 14 देख लो जरा, उसमें 2 महिलाएं पहले से ही इनकॉर्पोरेट की जा चुकी हैं 2013 में। तो ये पहला भ्रम और पहला झूठ इनका हो गया। महिलाओं के कल्याण की बात किया इन्होंने, महिलाओं के लिए काउंसिल में, जो प्रशासनिक काउंसिल की बात HM साहब कर रहे थे वकफ करके, उनसे जरा मैं जरूर जवाब लेना चाहूंगा कि भाई प्रशासनिक सुधार की बात आप कर रहे हो, 4 सब कमिटियां हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड के काउंसिल में, जरा उसको आप सब लोग गूगल कर लीजिए। एक कमिटी उसमें है माइनॉरिटी मॉनिटरिंग कमिटी, प्लानिंग कमिटी, डेवलपमेंट कमिटी और वीमेन वेलफेयर कमिटी।
किसी कमेटी जो 15 दिन में मीटिंग उसकी होनी चाहिए, 198 रूल्स के तहत एक भी काउंसिल की मीटिंग आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, 10 सेकंड, गैर हिंदुओं का उसमें इंकर्जन होना चाहिए, इन्होंने लाया है। अरे भाई, राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा कि कोई गैर हिंदू आ जाए। यदि गैर मुस्लिम ये ला रहे हैं यहाँ, हम बहुसंख्यक लोग हैं, हम नहीं चाहेंगे। ये धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। तीसरी बात कह रहे हैं 5 साल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। भाई, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा कि आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं, 5 टाइम के नमाजी हो कि नहीं, तब जाकर के सर्टिफिकेट देंगे। ये राज्य की का जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न है। आर्टिकल 14 और 25 पर प्रश्न लगाया जा रहा है, 29 पर प्रश्न लगाया जा रहा है, 30 पर जो संविधान का धारा है, आप सब जानते हैं। ये सारे पर प्रश्न लगा करके संविधान को बुलडोज करके इस देश में तुम स्वतंत्रता की बात करते हो। किसकी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं आपके 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये कैसे साबित होगा? और इसी बात पे कई लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको चैलेंज करने। देखिए अंजना जी, बात ऐसी है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि पहला कानून कैसा था, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब जो वक्फ एक्ट 1995 था, जिसके सेक्शन 3R में वक्फ की डेफिनेशन थी, वो इस्लामिक लॉ से मेल ही नहीं खाती थी। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जैसे बेली का जो मोहम्मदन लॉ है और मुल्ला का जो मोहम्मदन लॉ है, उन दोनों में वक्फ की डेफिनेशन क्या है कि एक इस्लाम को मानने वाला जो अपने जीवन काल में सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, बिना कोई डिस्प्यूट की संपत्ति है, अगर उसको वक्फ घोषित करता है तो वो वैलिड वक्फ मानी जाएगी। दान करता है जिसे कहते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, अगर वो दान करता है तब वो वैलिड वक्फ मानी जाएगी। ये महत्वपूर्ण डेफिनेशन सेक्शन 3R में वक्फ एक्ट 1995 में मिसिंग थी। तो जब आपने अमेंडमेंट एक्सरसाइज की, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एक्सरसाइज, तो आपने ये क्राइटेरिया लाया कि अगर आप 5 साल तक इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि कोई किसी को कन्वर्ट करा के ना कर ले, कोई जबरन किसी की संपत्ति ना कर ले। सो इट हैज अ रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंजना जी, इस अमेंडमेंट बिल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए हैं जो वक्फ को असीमित अधिकार देते थे, उसको कर्टेल किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 40 है। कोई मुझे आप बताए, सेक्शन 40 पढ़ के बताए, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ऐसा कानून कैसे हो सकता है? और इसीलिए उसको रिपील किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वक्फ बाय यूजर, उसको खत्म किया गया है और उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है कि अगर वक्फ बाय यूजर 2025 से पहले है, अगर वो डिस्प्यूट में है तो वो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे वो पावर्स कर्टेल की गई हैं जो असीमित अधिकार दे देते हैं, जो आर्टिकल 14 का और संविधान विरोधी जो प्रोविजन थे उनको कर्टेल किया गया। चलिए, अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों का भला कर रहे हैं, इसमें गरीब पासमानदा मुस्लिम को मिलेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ 2 शब्दों से, जहां आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके बीच में कैसी बातें कर रही है? अभी इन्होंने बोला कि क्या मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये नोटबंदी में लाए थे पूरे हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए। कौन नहीं परेशान हुआ? गरीब से गरीब महिलाएं बेचारा 2000-5000 रुपए किसी तरह रखती थी, उन्होंने निकाल के बैंक में जमा किया ना, उनको भी तंग किया था इन्होंने। किसान बिल लेके आए थे, पूरे किसानों को तंग किया था इन्होंने। और किसान कितने दिनों तक धरने पे बैठा रहा? कितने किसानों की मौत हुई? जिम्मेदार है क्या? आधी रात को लॉकडाउन कर देते हैं, लोग कैसे हजारों किलोमीटर पैदल चले थे। ये तो पूरे हिंदुस्तान को तंग कर, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को नहीं, ये मुस्लिम समुदाय को भी तंग करते हैं और हम जैसे हिंदुस्तानियों को भी तंग करते हैं किसी न किसी बहाने से लाके। क्या इन्होंने 300 ये संपत्ति का जो संपत्ति अधिकार का सुरक्षा जो यहाँ पे आर्टिकल है, क्या उसका हनन नहीं है? क्या 14 आर्टिकल का हनन नहीं है? क्या 26 आर्टिकल का हनन नहीं है कि धर्म की स्वतंत्रता मुझे देता है ना? हर व्यक्ति को अपना धर्म की स्वतंत्रता है ना। कोई भी हिंदू है अपना धर्म मनाएगा, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, सब अपना धर्म को मानते हैं। आप उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हो? जैसे इन्होंने सही बोला, हम आप नहीं चाहते हमारे मंदिर में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे ट्रस्ट का मेंबर बने, नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। तो हम ये भी नहीं चाहते कि दूसरे धर्म में जाके हम मेंबर बने, क्योंकि यही तो हमारे देश की खूबसूरती, उसको खत्म करना चाहते हैं आप। आखिर आपको हिंदुस्तान से दिक्कत क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, हमने हिंदुस्तान से दिक्कत क्या है? आपको हिंदुस्तान से दिक्कत क्या है? ये हमसे कहना, ये हमसे बार बार कहते हैं कि आपने क्या दिया। हमने तो ये बनाया, हमने तो दिया, बार बार कहते हैं हमने शौचालय बनाए, सबके लिए बनाए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बनाए। अरे तो भैया हमने तो एक्सप्रेस बनाया तो अब तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बनाया। हमने मेट्रो बनाई तो हिंदू मुस्लिम सभी के लिए बनाई ना। हमने लैपटॉप दिया तो हिंदू मुस्लिम सभी के लिए दिया ना। हमने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया तो सभी को दिया ना। 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया तो सभी को दिया ना। स्टेडियम बनाया तो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने तो कभी नहीं बोला कि हमने किसी एक व्यक्ति के लिए बनाया, हम हिंदुस्तान के लिए करते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर करके हमारे यहाँ के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, इनसे बचने की जरूरत है।
इनसे जितनी जल्दी बच जाओ उतना ही फायदा है, हिंदुस्तान को फायदा है और हम सबको फायदा है। आप कैसे समझाएंगे विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनको कैसे समझाएंगे कि अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, भला कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। टाइमिंग बड़ी अच्छी रहती है, बोल के रुकते भी हैं ताली के लिए। अंजना जी, आप के शब्दों में बहुत मिठास है, बाखुदा सच कह रहा हूँ। और आज इतना शुभ दिन है हम मुसलमानों के लिए, कैसे समझाएंगे ना, मिठाई दे के समझाएंगे, आप उसे स्वीकार करेंगे प्लीज, ऐसे समझाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे। आप भी खाइए, उन्हें भी खिलाइए, ये मोहब्बत से समझाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। डब्बा क्यों लाए प्रभु, हम लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रह युद्ध कर देंगे, क्या हर्ष कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, ये जरूरत नहीं है अंजना जी। नेस्त नाबूद कर देंगे, हश्र कर देंगे, ये जरूरत नहीं है। जरूरत है अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अमित शाह जी ने जो काम किया है, अमित शाह जी ने अकॉर्डिंग टू इस्लाम किया है, अकॉर्डिंग टू संविधान किया है, उनको सैल्यूट करता हूं। क्या स्पीच दिया है, कहा वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा, वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। विशुद्ध धार्मिक काम है, जो कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही आएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल धार्मिक आस्था का नहीं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, तो उसमें 2 महिला भी रहेगी, 2 आगा खानी भी रहेंगे, 2 बोहरा भी रहेंगे, 2 सुन्नी भी रहेंगे, 2 शिया भी रहेंगे और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। यदि मुझे वकील की जरूरत है तो आई विल सर्च फॉर बेस्ट एडवोकेट, नॉट मुस्लिम एडवोकेट। अगर जो बेस्ट है मैं उसे सेलेक्ट करूंगा, तो जो बेस्ट है उसे सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने इस्लाम का भी सम्मान किया और संविधान का भी सम्मान किया। और कल राधा मोहन जी ने कल बहुत अच्छी बात कही, राधा मोहन दास जी ने, मैं वो कोट करना चाहूंगा। सूरह बकरा है, सूरह बकरा अर्थात गाय का अध्याय कुरान शरीफ का सबसे बड़ा अध्याय है। उसकी 282 आयत में क्या लिखा हुआ है, वकील लोग ध्यान से सुने मेरे भाई, जितने एडवोकेट हैं यहाँ पर, बगल में ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। चाहिए कि कोई दस्तावेज लेखक न्याय पूर्वक लिख दे। कुरान शरीफ कह रहा है कि छोटा सा भी लेन देन करो तो दस्तावेज लेखक से लिखवा लो। अल्लाह कह रहा है इतनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर, वो ऐसी खुद कह रहे 1,12,000 की प्रॉपर्टी यूपी में लिखी नहीं हुई है। तो भाई अल्लाह का फरमान, उसके विपरीत जाओगे तो समस्या में पड़ोगे। लिखा पढ़ी नहीं की, फिर भी अमित शाह जी की तारीफ, लिखा पढ़ी नहीं है 1,12,000 प्रॉपर्टी की, फिर भी क्या कह रहे हैं, यह बिल रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। यानी कि अगर डिस्प्यूट नहीं है तो वो मस्जिद वैसी ही रहेगी, वो मदरसा वैसे ही रहेगा, वो दरगाह वैसी रहेगी। लेकिन आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बोलोगे हमारा है, ईडन गार्डन हमारा है, अंबानी जी का घर हमारा है, और शर्मानी चाहिए चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत स्थली प्रयागराज में आजाद पार्क, वो भी हमारा है कह रहे हैं। तो इसमें तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसमें प्रॉब्लम होगी और इसे देखा जाएगा। और रहमानी साहब, आप भी दिल में अंदर मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, उसको ठीक करना था, लेकिन अगर प्रयास किया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़े हैं। क्या आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिएगा, उसके बाद शायद मैं ना बोलूं। मैंने दोनों हाउसेस की डिबेट को बहुत गौर से सुना है, पूरा समय दिया है। 12 घंटे तो हाउस में, लोकसभा में, और तकरीबन इतना ही राज्यसभा में जो बहस हुई। 3 चीज़ें मेरी समझ में आई। पहली चीज़ ये कि हमारे देश की डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि रात में 3 बजे तक भी दोनों हाउस बैठ के काम करते हैं। सारी दुनिया ने इसको देखा है और मैं समझता हूँ कि देश जितना अप्रिशिएट कर रहा है, दुनिया भी उसे अप्रिशिएट करेगी कि इंडिया हैज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये समझ में आया सबको सुन के कि सेकुलर खुद को कहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज कितनी बड़ी पॉलिटिकल हाइपोक्रेट हैं। उन्होंने उसका सबूत 24 घंटे की उस डिबेट में दिया। किस तरीके से दिया? साइड तो नहीं बैठ गए हैं। नहीं, मैं तो आप मुझे अपनी जगह बिठा लीजिए दरमियान में। क्या हिपोक्रेसी है
सदन में ट्रेजरी बेंचेस ने, लोकसभा में 6 घंटे तकरीर की ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने, अमित शाह जी से लेके और संबित पात्रा तक झूठ पे झूठ बोले गए। लेकिन इनमें से कोई रिसर्च करके नहीं आया था कि उस झूठ को, एक झूठ को भी वहां एक्सपोज कर दे। इवन ये कि एक बिल पेश करने से एक दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने एक एक्सप्लेनर जारी किया था 3 या 4 पेज का, इनमें से किसी ने वो तक नहीं पढ़ा। बिल की जो एक्चुअल दफात हैं, शिक़े हैं, उन पर इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई एक झूठ एक्सपोज नहीं किया। ये दूसरी बात है कि इनकी हिपोक्रेसी और जो इन्होंने कहा, राहुल गांधी बोले ना सोनिया गांधी बोली, कोई नहीं बोले, और बंदूक रख दी मुसलमानों के कंधे पे कि सड़क पे आके आप लड़िए, सदन में हम काम नहीं करेंगे और सरकार को ये बिल पास करने में मदद करेंगे, उनको करेंगे। ये बात मुसलमानों की समझ में अभी नहीं आएगी, इसलिए कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत ये चीज समझने नहीं देती, क्योंकि उनके अपनी सफों में कांग्रेस और सेकुलर पार्टी के लोग बैठे हुए उनको गाइड कर रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे इस डिबेट से समझ में आई, जो सारी दुनिया ने हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, अब आप फरमा रही है झूठ कहा बोला। एक दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज की बात हमारे मौजूदा होम मिनिस्टर साहब ने की, 1911 से लेके अब तक उसकी क्रोनोलॉजी अगर मैंने बताई तो 40 मिनट आपका प्रोग्राम उसी में चला जाएगा। आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस 123 प्रॉपर्टीज का मौजूद है। लिटिगेंट कौन है जानते हैं आप? लिटिगेंट है विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली वक्फ बोर्ड। ये बात नहीं कही। 2016 में इसी बीजेपी की सरकार ने 1 मेंबर कमेटी नॉमिनेट की, उसकी रिपोर्ट आई, आज तक पब्लिक नहीं की गई, और उसे पब्लिक किए बगैर 2 मेंबर कमेटी बनाई, और उस 2 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट में भी उस लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने वक्फ बोर्ड को लिखा था कि हमारा दावा है, वक्फ बोर्ड गया। और इलेक्शन कमीशन में ये ऐसे कई झूठ, संबित पात्रा जी ने कहा पूरे मुस्लिम दुनिया में कई मुस्लिम कंट्रीज के नाम ले लिए कि वहां पर कोई भी वक्फ नहीं है। मैं बताता हूँ तुर्की में पूरा का पूरा वक्फी बैंक जी वक्फ के नाम पे चल रहा है, और इस झूठ को किसी ने एक्सपोज नहीं किया। अगले दिन आपने जो है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में डिबेट कहां से शुरू कर, मल्लिकार्जुन खड़गे शुरू नहीं करते, नासिर हुसैन साहब लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे थे। अनुराग जी कह रहे हैं कि उनको बोलने दीजिए, कह रहे हैं आप उन्हीं पे बरस पड़े, इधर बिठाया था आपको। चलिए शादाब जी बताइए। धन्यवाद, हो गया जल्दी फिर। सबसे पहले तो बधाई आज तमाम गरीब मुसलमानों की तरफ से, और गरीब मुसलमानों की तरफ से बधाई इसलिए कि पसमानदा समाज जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, उस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उम्मीद की जो किरण दिखाई थी, आज वो उम्मीद कहीं ना कहीं धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी का तमाम अल्पसंख्यक और पसमानदा समाज की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईदी मिली है पसमानदा समाज को, आज ईदी मिल गई है। ईद के बाद कहते थे सौगाते मोदी, ये है सौगाते मोदी, आज मिली है सौगाते मोदी, हक मिला है। क्या होगा? खुशहाली की नदियां बहेंगी। बता रहा हूँ अभी बहुत अच्छी बात कही। क्या होगा? मैं बता रहा हूँ अभी बहुत अच्छी बात कही कि ये एक ही सफ में, अभी वो बता रहे थे, ओवैसी साहब कह रहे थे हमें 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया। मैं तो ये समझा कि वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया, क्योंकि बाकी तो बोले राहुल जी 100% वोट मुसलमानों के लेने की बात करते हैं, लेकिन नहीं बोले, मुंह पे पट्टी चिपक गई, मुसलमानों के लिए 2 अल्फाज उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्हें लग रहा है कि वो 2ym दर्जे के नागरिक बन गए। सर मैंने बोला नहीं, बीच में मेरी बात आने दीजिएगा, फिर बोल। मैं आ रहा हूं मैं सर, आप ही के पास आऊंगा। कल तक मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा शायद ये चाहते हैं कि गैर मुस्लिम, इन्होंने कहा गैर मुस्लिमों पे बड़ी दिक्कत है, आप भी गैर मुस्लिम हैं, आपसे भी दिक्कत है, और हम ये कह रहे हैं अरे सुनिए ना सर, आपत्ति आप समझ नहीं रहे मुसलमानों के लिए, आपके सहयोगी दलों को आपसे भी दिक्कत है, आप गैर मुस्लिम हैं। अरे इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप कितना कर लीजिए, फायदे बताइए। आने दीजिए ना सर, अरे कल आएंगे तब तक डिबेट खत्म हो जाएगी, हम घर चले जाएंगे, किसको सुनाएंगे? समान नागरिक कानून एक के जैसे के लिए, यही तो कह रहे हैं आप। ओवैसी साहब यही कह रहे हैं ना, हमारे साथ एक जैसा कानून चाहते हैं ना सबके लिए, तो आने दीजिए यूसीसी को, कह दीजिए गरीब मुसलमान। अभी आप यूसीसी चले गए। आ रहा हूं सर, आप उत्तराखंड में यूसीसी चले गए, आप उत्तराखंड में अरे मैं तभी तो बोल रहा हूं लागू कर सकते हैं उत्तराखंड में, तो सहमति तो दे दीजिए। आइए पहला टर्न था, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे भी ना करें। अभी एक बात और कही
मुसलमान एक है, अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, एक है मुसलमान, इन्हें बांटने की कोशिश करिए भी, मतलब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देवबंद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर शेखजादों का कब्रिस्तान, सैयदों का कब्रिस्तान, पठानों का कब्रिस्तान, गरीब मुसलमानों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दे रहे। ये क्या एक ही सफ में खड़े हो गए, किसको बेवकूफ बना रहे हो? कह रहे बंटवारा तो यहाँ किया है इन्होंने। गरीब मुसलमानों को उनका हक मिले, अमीरों से छीन के जो वक्त गरीबों के लिए था, इस पे अमीर बैठे हैं। इन अमीरों से गरीबों को हक दिलाना है, इसलिए मोदी जी एक्ट लेके आए। अमीर कौन है? अमीर अकबर अहमद गंपी, आपके सांसद। तो आप अमीर हो तो फिर कह रहे हो कैसे? मैं कहाँ अमीर हूँ? आपने तो कहा चेयरमैन है आप। अरे मैं गरीब आदमी हूँ भाई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। चेयरमैन अमीर होता है। अरे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आप हैं। आप अमीर समझते हैं गरीबों की मदद की। अमीरी गरीबी पे आप बात मत कीजिए, इमरान भाई पोल खुल जाएगी। अगर चाहते हैं कि टेबल के नीचे जो है ना बताएं तो आगे बढ़िए, अमीरी गरीबी पे चर्चा मत कीजिए। यहाँ प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब बोलिए जल्दी, अपना पॉइंट बोले। ये मत कीजिए। अच्छा मेरी कौन सी बिरादरी है? आप मुझे आपकी नहीं पता, मेरी बता दो। आप भदौरिया हैं। अरे तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, भदौरिया क्या होते हैं बताइए। कपड़े पहन के आज तो इमरान भाई हैं आप, इमरान प्रताप हो गया इनका काम। ये जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात। मत उलझिए प्रोफेसर जी। बहुत क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब तो ये बिल पास हो चुका है और जो चीज़ें इन्होंने पेश की मैं उसके हवाले से चंद चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि टू द पॉइंट बात हो सके। मैं जानना चाहता हूँ कि 70 सालों में कांग्रेस ने वक्फ की बहुत सी ज़मीनों को बेचवा दिया। आपने क्या प्लान किया है उसको वापस लाने का? ये अच्छा, मैं इसीलिए लग रहा है आप दोनों आज गलत साइड बैठ गए। नहीं, गलत साइड नहीं, आपने क्या प्लान किया है? एक चीज, एक सवाल है। दूसरा इस बात का जरूर, और उन लोगों को जिनके जमाने में बेची गई वो जेल तो जाएंगे ना, और वो कर्मचारी जाना चाहिए। अच्छा अब आगे सुन लीजिए। कुछ सरकार भी करेगी, आप ही करेंगे सर? सरकार करेगी, हम भी करेंगे, सरकार भी करेगी। तो आप सरकार में हैं। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ, वक्फ मिठाई की दुकान नहीं है जी कि जब जिसको जो जी में आया उसको उठा करके दे दिया जी। वक्फ का अपना एक मंशा होता है, मकसद होता है कि ये चीज मुसलमान अपने तौर पर देता है कि फला मकसद के लिए हम दे रहे हैं, उसी मकसद में इस्तेमाल हो सकता है, किसी दूसरे मकसद में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बीजेपी ये बिल जब लेकर के आई है तरमीम का, क्या प्लान किया है, क्या मकासद को पूरी तरह से तय कर दिया है, ये आप जवाब दें कि किस किस जमीन का क्या क्या मकसद है, ये ब्यौरा आप दे दीजिए। जब हम मुसलमान हुए तो होने के बाद हमारे ऊपर इस्लाम की सारी धाराएं लागू हो जाती हैं। धाराएं? हाँ, सारी धाराएं, इस्लाम की धाराएं, इस्लामी कानून लागू हो जाता है हमारे ऊपर। तो जब ये चीजें लागू हो जाती हैं तो अब हमसे कोई कहे कि नहीं तुम्हें हम 5 साल बाद नमाज पढ़ने देंगे, 5 साल बाद रोजा रखना देंगे। कहाँ लिखा है? मैं भ्रम मत फैलाइए। कहाँ लिखा है? अंदर यही लिखा है कि 5 साल तक से पहले गलत बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल गलत। पूछा गया संविधान के 3 प्रावधान बता दो जिसका उल्लंघन हो रहा है, सबको सुना ध्यान से, बता नहीं पाए। दूसरी बड़ी बात, मैंने फायदे गिना के पूछा। देखिए आप देख रहे हैं, ये क्या है ना, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। ये आप लोग देखिए, ये बौखलाए लोग हैं, ये टूटी साइकिल वाले हैं, टायर में हवा नहीं है, कितनी बार बोलूंगा, दर्द होगा। देखिए उसी साइकिल को दिल्ली तक आए। अनुराग जी, इन लोगों ने बीच में नहीं बोला, आप हाथ उठाइए, याद दिलाना पड़ेगा। हाथ उठाइए ना, फिर टूटी साइकिल पे ऐसे लिख लीजिएगा, लेकिन पूरा कर बोलेंगे तो जवाब तो मिलेगा ना। दूसरी बात, वहीं से शुरू करता हूं जहां से इन्हें दर्द हुआ था। दर्द होना चाहिए, इनके लिए अच्छा है, भारत पे बोझ है ये लोग। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने कहा था 3 फायदे बता रहा हूं
और सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े जानकार हैं, इनको छोड़ के टूटी साइकिल वाले को बताइए कि 3 नुकसान क्या है। इन्होंने 3 नुकसान नहीं बताया, उसको टूटी बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये बताइए नहीं बोले प्लीज। अगर टूटी साइकिल बोलेंगे अंजना जी मैं बोलूंगा, आप अपनी बात रखो। बार-बार क्यों बोल रहे हैं? भड़काने के लिए बोल रहे हैं। आपको भी शांति से डिबेट पसंद नहीं है। समाजवादी नहीं थे, समाजवादी से यहाँ तक आए, समाजवादी ने बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन उसी को टूटी साइकिल बोलते हैं। बताइए इसको क्या बोला जाएगा? व्यक्तिगत मत कीजिए, नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बार-बार टूटी साइकिल बोलोगे तो आपको सुनना पड़ेगा कि आप उसी साइकिल पर चल के आए हो, उसी साइकिल तक आप दिल्ली तक पहुंचे हो। टूटी साइकिल ही बोलेंगे, सम्मान करना चाहिए। किसी साइकिल ने आपको सम्मान दिया है, उसका सम्मान ये बेट पटकने से बुद्धि ऑन नहीं होती है, यहाँ नहीं है तो नहीं है। टॉपिक पे हाँ सुनिए, दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने सवाल किया, मैंने कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बोली, वो लोग कहाँ थे? तो इन्होंने क्या कहा? मोदी जी नहीं थे। तो मैं एक बात कहता हूं, अभी तो मोदी जी नहीं थे, अमित शाह जी है, तो ये हाल है तुम्हारा। जब जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ गया राहुल गांधी, ये बात याद रख लेना। तीसरी बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये गैर संवैधानिक क्यों है। अनुच्छेद 14 ए कह रहे थे टूटी साइकिल वाले, अनुच्छेद 14 में ए नहीं होता, अनुच्छेद 14 केवल अनुच्छेद 14 पड़ेगा कि हमें उसकी बात नहीं है। मुझे दर्द इस बात का होता है कि इतना एहसान फरामोश हो सकता है क्या? आप ही की खुशहाली लाने आए हैं, इनकी तरह नहीं है। सुनिए क्यों असंवैधानिक है, सुनिए। अनुच्छेद 14 कहता है सब बराबर है, धर्म पे भेदभाव नहीं हो सकता है। 15-16 भी यही कहता है। आप मुझे बताइए, एक समाज एक धर्म के लिए आपने ट्राइब्यूनल बना दिया, दूसरे समाज सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए क्यों नहीं बनाया? क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? दूसरी बात, कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 40 की बात कर रहे थे, सेक्शन 83 देखिए, मैं लेके आया हूं, वक्फ एक्ट पढ़ लीजिएगा। 83 में लिखा है फाइनल डिसीजन है ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल में बैठ रहे हैं केवल मुसलमान। बिल्कुल सही बात कही, हम एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे, अच्छा वकील भी होगा, अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक होगा, वो तय करेगा संपत्ति किसकी है। अब मैं आता हूं जो भाई साहब ने कहा, वरना कहेंगे मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। सबसे पहले आपने ये पूछा कि कैसे आप जमीन वापस लाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं, पहले तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी एक जमीन जाए ना। जब जाएगी नहीं तो आगे कम से कम दिक्कत नहीं होगी। और वापस कैसे आएगी मैं आपको ये बता दूं, हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ऐसा वक्फ बोर्ड होगा जिसमें वो लोग होंगे जिनको कोई खरीद नहीं सकता है। ऐसी दौलत नहीं बनी जो खरीद ले, और वो सुनिश्चित करेगा कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति रहे। दूसरी बात, आप एक चीज मैं और कह देता हूं, आप कह रहे थे आयत, मुस्लिमों के लिए कुरान में आयत होती है, कोई धारा नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। आप मुस्लिम स्कॉलर है, मैं नहीं। और संविधान में अनुच्छेद होता है, और भारत में रहेंगे तो कुरान के हिसाब से चलिए, लेकिन संविधान के हिसाब से भी चलिए, अनुच्छेद का भी पालन करेंगे। छोटा-छोटा रिबटल, उसके बाद से मैं हमारे भाई साहब बड़े लंबे बात कर रहे थे, रुक जाइए, बड़ी लंबी बातें कर रहे थे अभी। गौरव जी, ये सारे लोग आपसे भी नाराज हैं, तैयारी के साथ नहीं आए थे। अमित शाह जी सारा काम देख रहे हैं अब देश में। अरे भाई, चाचा मरे अंधेरे में और भतीजे का नाम पावर हाउस, यही काम कर रहे हैं देश में। अमित शाह जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो थाईलैंड में है, म्यांमार में है, ये चिल्लाते हैं। सच्चाई है, सेक्शन 3C, सेक्शन जो है 3R जो है, कहता है कि प्रैक्टिशनर 5 साल का जो मुसलमान होगा वही दान देगा। ये 14 का उल्लंघन है कि नहीं? वो 14 का ये सरियाम उल्लंघन है, क्योंकि 14 कहता है इसी चीज को तो मैंने सबके साथ होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, धर्म कोई भी मानता हो, कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, इक्वल है। अगली बात, ये लंबी बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। 26, अरे भाई छोड़ो ना, आपने बंद किया हो तो बताइए, बंद कर दिया हो तो बता दीजिए, नहीं बंद किए। अनुच्छेद 26 का उल्लंघन, ये कैसे उल्लंघन करता है? सेक्शन 3C है, वक्फ बोर्ड में क्लियर कटिंग, जिस तरह से इन्होंने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बात की है। आने वाले समय में वो कह रहे थे ना, पसमंदा, भाजपा के उत्तराखंड के प्रवक्ता भी हैं, वो
वो क्या लंबा लंबा ज्ञान दे रहे थे, पसमंदा को छीन करके और जमीन मिल जाएगी। अरे भैया कैसे मिल जाएगी जमीन, कहां से तुमको दे देंगे वक्फ बोर्ड वाले? इसमें कहां प्रावधान है कि एक से दूसरे को दे देंगे? तो ये झूठे तर्क देकर के आप क्यों भरमा रहे हो मुस्लिम समाज को? उत्तर देंगे। ठीक है, आपको मंत्री बनाते हैं, लेकिन इससे नहीं चलेगा, ये झूठा नहीं आप पर समाइए। दूसरा एक बात 10 सेकंड के बाद बंद कर रहा हूं। भाई साहब बड़े अच्छा, गौरव जी को यहीं से दिक्कत हुई है क्योंकि वो इतना अच्छा बोल रहे थे, लेकिन याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, अरे गर्व है ये ऐसे और मुसलमान हो, भारत आगे बढ़ेगा। सुनिए ऐसे हो जाएंगे तो पीछे रह जाएगा। ये शराफत का सारा चलन बेच देंगे, ये जीवन का हर भागपन बेच देंगे, ये सत्ता के भूखे पवन बेच देंगे। अभी जो सोचे हैं फूलों की खुशबू किसी वजह से आज चमन बेच देंगे। देश को बेचने का काम कर रहे हैं। 26% ट्रम्प, बस 26% ट्रम्प ने बढ़ा दिया ना ट्रैफिक। कोई दम है बोलने का? नहीं बोल पाएंगे। 3 गुना कर्ज देश पे बढ़ गया, कोई दम नहीं है इनको। 3 महीने में 11% देश में कर्ज बढ़ गया। ये टूल गिट की तरह यूज कर रहे हैं मुसलमानों। अच्छा देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? परेशान हम लग रहे हैं, आप लोग बताइए परेशान। 272 की बहुमत है, इनके 288 है, मात्र 16, जिसमें जेडीयू के 3 विधायक ने इस्तीफा दे दिया। 7 वर्ष से ज्यादा सरकार चलने वाली नहीं है। ये 288 वोट ला के इन्होंने बहुमत पास किया है। 262 चाहिए होंगे। अब जेडीयू भी इनके साथ से जाएगी, टीडीपी भी जाएगी, तब इनके पेट में दर्द होगा, इसलिए परेशान है। बार-बार इसलिए हल्ला मचा रहा है क्योंकि इनकी सरकार साल भर में जाने वाली, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। सवाल सुनिए। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, भदौड़िया जी उपाध्याय जी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप लोग अब से पहले इतना ये कह रहे थे कि सब मुसलमान एक हो जाओ, अब भी आज सुबह भी बोल रहे कि सब मुसलमान एक हो जाओ, मस्जिदों के अंदर बोला है कि सब मुसलमान एक हो जाओ। मैंने बोला आप समझ लो मेरी बात को, एक मिनट मेरा पहले आप समझ लो मेरी बात को। आप ये कह रहे हो कि सब एक हो जाओ, मुसलमानों को कोई ऐसी सूची तो दिखाओ कि वक्त ने इंजीनियर बनाए, IAS बनाए, IPS बनाए, डॉक्टर बनाए। ये देश में कहते हो मदरसा मस्जिद, देश में मस्जिद की हिफाजत करते हैं। आज मस्जिद के अंदर कोई अगर फैन खराब हो जाता है तो चंदा मांग के पैसे इकट्ठा करके फैन ठीक होता है। वो कोई इसकी सुरक्षा करता है? आप लोगों ने हम जैसे गरीब पिछड़े मुसलमानों को छतरी बनाकर यूज किया है और मजा आप लोगों ने 70 साल से उसकी छाई जी। मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वो लोग भारतीय हैं और आज भी भारत का संविधान मानते हैं, भारतीय कानून को मानकर चलते हैं, तो अगर ये बिल भारतीय संविधान के दायरे में आता है तो उनको समस्याएं क्या क्या हैं? मेरा सवाल हमारे विपक्ष के नेताओं से है। सबसे बड़ी बात आप ये बताएं कि इस लड़ाई को, इस पूरे सिनारियो को जो वक्फ का भी चल रहा है, इसको मुसलमानों की मजहबी लड़ाई किसने बनाया? आज आप इसको एक मजहबी लड़ाई के एतबार से लड़ रहे हैं। और क्या किसी ख्वाब का, किसी वक्फ का तरमीम क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उसके अंदर धांधली है, धोखेबाजी है, बेवफाई है और उसको लूटा गया है, क्यों उसके अंदर तरमीम नहीं होनी चाहिए? आप इसका जवाब दे दें, क्यों तरमीम नहीं होनी चाहिए? और कौन सा ऐसा वक्फ को सिर्फ शरीयत बनाकर पेश करने के लिए आपको फतवा किसने दिया? हमें उस शख्स का नाम बता दीजिए। जवाब ले लीजिए इसका। अंजना जी, ये तो हुकुमरान पार्टी का स्टैंड है। जो भी हुकुमरान पार्टी होती है वो अपना कोई भी स्टैंड लेके आ सकती है। मैं वक्फ को जो है वो यही मानूंगा, क्योंकि वक्फ का मतलब होता है ठहरा दिया गया। जो चीज़ ठहरा दी गई तो हुकुमरान पार्टी ही उसको चेंज कर सकती है। तो आप क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं? तो आप लोगों सबसे मशवरा करिए, पहले सब मुसलमानों से बात कीजिए, क्यों इस तरीके के मामलात को आप बढ़ावा दे रहे हैं? ये आप लोगों से सवाल। जवाब अगर वक्फ को लेके विपक्ष का इतना बड़ा सवाल है तो वक्फ संपत्ति को सुधार के लिए आपका क्या सुझाव है? सर, अगर जो अनुच्छेद इसमें लाया गया है जो ये बोलता है कि 5 साल से अगर कोई मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा है सिर्फ वही वक्फ को डोनेट कर सकता है, तो मैं सर की बात से सहमत हूँ जो बोल रहे हैं कि ये उन लोगों के सुरक्षा के लिए लाया गया है जिनको जबरन कन्वर्ट करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। पर उनका क्या जो कि अपनी मर्जी से कन्वर्ट करे हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जिन्होंने शादी करी है और वो अपनी मर्जी से रिलेशन प्रोफेस कर रहे हैं, तो उनका क्या वो अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी चैरिटी डोनेट नहीं कर सकते हैं? वक्त इसका जवाब बिल्कुल मैं अभी दे दूं इसका जवाब। देखिए, आप जब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई, तो अगर वक्फ के बोर्ड में अगर एक नॉन हिंदू रहता भी है तो उससे क्या दिक्कत है? वो तो हमारी भलाई के लिए तो है भाई।
तो पंखा भी खराब होता है तो चंदे का पैसा देके ठीक कराया जाता है, वक्त का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? देखिए, उन्होंने बोला कि कोई IPS IAS बने कि नहीं बने। अब तो भैया 11 साल से तो आज अगर 30 साल लास्ट के देख लो तो 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। क्या इसके अंदर में जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक मिनट की मेरी बात करो ना, फिर बीच में बोलने लगे। अरे आप तो बोलिए ही मत, आप तो यहाँ पसमंदा करने लग गए। आपको मैं तो जानता ही नहीं था आपकी कौन सी बिरादरी है और आप उसका विक्टिम कार्ड खेलने लग गए आगे। आप हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और बता रहे थे कि नहीं नहीं बहुत परेशानी है, गरीबों को क्या हक मिलेगा, बता नहीं पाए अभी तक। छोड़िए आप क्या बोलेंगे? आप बोले। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि हमारे धर्म लोग वापस देंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई मेरे, वापस ले लो। किसने रोका है आपको भाई सरकार में? सुनिए, इन्होंने अभी बोला कि भाई अगर मुस्लिम जो उनके वक्फ बोर्ड में है अगर मेंबर नॉन मुस्लिम भी चला जाए तो सिख ईसाई है तो क्या गलती है? तो मैं तो इसके मतलब हमारे ट्रस्ट में भी जो हिंदू मंदिर है उसमें भी हम क्या नॉन मुस्लिम वहाँ पे क्या नॉन हिंदू को ले लूँ क्या? पे समर्थन कर ले लूँ क्या? आप बताओ ना जवाब का सवाल, ले लूँ क्या? ऐसा थोड़ी होगा। आपको आर्टिकल 26 मानना पड़ेगा। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं कर सकते। आर्टिकल 26 का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। दो लाइन में कमेंट, दो लाइन में इधर से शुरू करें, दो लाइन में जल्दी से। मैं कह रहा हूँ वन नेशन वन लॉ मान लीजिए, एक जैसा कर लिया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने पूछा 75 साल में बता दीजिए वक्त पे कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, क्या बताइए? कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितना रोजगार दिया, सुन तो लीजिए, अभी तो आप पे ही है, ये तो आएगा अभी हमारे पास। 75 साल का रट्टाफिकेशन मान के चल रहे हो। बोलेंगे फिर डिस्टर्ब करेंगे, बोलने नहीं दूंगा मैं भी। बोले नहीं दिया और क्या? आप सुन कहाँ रहे हैं? आपने बोलने आप तो मुसलमान को नहीं बोलने दे रहे, मुसलमान पे आके गरीब मुसलमान को नहीं बोलने देते आप। सर अरे सुन लीजिए, आप ही पूछ रहे जल्दी से दो लाइन चेयरमैन है जुनैद भाई का मैं जवाब दे रहा हूँ। सर सुन लीजिए, बताइए सर, मैं एक की तो जवाब दे दूं, आपका भी दूंगा। कितने साल से वक्त के चेयरमैन है? तस्लीम रहमानी, will you stop sir, please? टाइम खत्म हो चुका है, दो लाइन बोलें, प्लीज स्टॉप सर। 75 साल वालों से भी पूछ लीजिएगा, हम 2 साल वालों का जवाब दे रहे हैं। सुन तो लीजिए मेरे भाई, हद हो गई भाई। देखिए ये बिल उस जुनैद भाई सुन के जाइए जवाब कर रहा है। एक लाइन जुनैद भाई सुन के जाइए, बैठ जाइए, हम देंगे जवाब को लूटा और ये बिल लीगलाइज कर रहा है उस लूट को। हो रहा है, सीधी बात है ये, एक लाइन में। सर सुन तो लीजिए, लेकिन आप अपना नहीं बता रहे। अरे सुनो, आप बीजेपी के बनाए हुए चेयरमैन हैं, आप बताइए रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपका बताइए। इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि वाकिफ जो वक्फ करने वाले हैं उसकी मंशा के मुताबिक। वो तो वैसे ही चुनावी आदमी है, चुप नहीं होते, एक बार बैटरी शुरू होती है, रुक जाइए। दो लाइन जल्दी से कंक्लूड। ये कह रहा हूँ, हमने ये तय किया है कि जो वक्फ की जमीनों पे अवैध इंक्रोचमेंट है या जो खाली पड़ी हैं उन तमाम प्रॉपर्टीज को, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे कॉलेजेस बनाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, गरीब मुसलमानों को घर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो वाकई यतीमों का, मिस्कीनों का हक है वो दिया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, नहीं दे पाए तो गिरफ्तार पकड़ लीजिए। ये बच्ची का क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं 2 लाइन में आंसर। बच्ची का क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, 2 लाइन में मैं इसको आंसर दूंगा। स्पेशल मैरिज एक्ट लाया ही इसलिए गया है कि हिंदू हिंदू रह सके, मुस्लिम मुस्लिम रह सके। जब वो मुस्लिम बनेगा ही नहीं तो वक्फ वो नहीं कर सकता। पहली बात ये, मान लो अपनी मर्जी से शादी करके वो मुस्लिम बन भी जाता है तो 5 साल के अंदर कोई वक्फ नहीं करता है। आफ्टर 50 ही जनरली व्यक्ति वक्फ करता है, यानी 5 साल आपका हो जाएगा तो आप वक्फ कर सकोगे। और 5 साल का कंडीशन इसलिए लाया गया है, हमने केरला में देखा, ब्रेन वॉश करके कई लोगों को मुसलमान बना लिया, फिर अफगानिस्तान भेज दिया। या भी यसु वाला ग्रुप चल रहा है, आप लोग टीवी में देखते हो, ब्रेन वॉश करके बना लेते हैं। तो इसलिए 5 साल की कंडीशन रखी गई है। विश्वशंकर जैन, मेरा ऐसा कहना है कि मतलब रेवेन्यू बढ़ाने का क्या रोड मैप आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि बिल को आपने कानूनी तरीके से आप फिर शुरू हो गए। आप क्या बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते होंगे क्लास में? प्लीज वेट सर, रोड मैप कैसे बनेगा? रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? सबसे इम्पोर्टेंट, सबके मन में यही आ रहा है कि इस बिल से रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है, जब मैनेजमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया गया है। जैसे वक्फ काउंसिल बनाया गया है और वक्फ बोर्ड बनाया गया है। अब वक्फ काउंसिल में 22 लोग रहेंगे और उसमें एक आ गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहेंगे, एक एडवोकेट नेशनल इंपॉर्टेंस का रहेगा, उसमें महिलाओं को भी एक भागीदारी दी गई है। साथ ही साथ
जो नॉन मुस्लिम है उनको भी भागीदारी दी गई है। तो जब ओवरऑल मैनेजमेंट ठीक होगा तभी रेवेन्यू तभी तो जनरेट होगा। अनुराग अभी आपने बोला, चेयरमैन साहब ने बोला कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, अब हम कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अरे इसके पहले आप चेयरमैन आपने कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, कितने आपने इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने आपने वहां पे बताइए ना, आप बनाएंगे आप कमाल की बात कर रहे हैं, झूठ बोलेंगे। भाई ने जो बात रखी है मैं आपको इस मामले में स्पष्टता देता हूं। अरे भाई चुप हो जाइए, अरे चुप हो जाइए, हो गया आपकी बात हो गई, फिर चला रहे हैं इनको चलाने दिखाते हैं आपको। आज ये देखिए आप इस देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ जी रहे हैं। जिस तरह से यहाँ नागरिकता की बात हमने नहीं, एक समान नागरिकता की बात की। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ रहे, वो काम किया इन्होंने, भाई को चारा बनाया। ये सिर्फ चुनाव के लिए और सियासत के लिए इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये सौहार्द मिटा करके, भाईचारा मिटा करके देश के संविधान को बुलडोज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, महात्मा गांधी से लेकर के और सुभाष चंद्र के ऊपर की जो भावना है, वो भावना देश में आगे बढ़े। आप लोगों ने देश प्रचार में ले गरीब मुसलमानों से कौन जलाया? देश को आपने जलाया, देश को आपने जलाया, देश को आपने तोड़ा है, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को भड़काया है। भावना भड़काऊ पार्टी के प्रवक्ता है, भावना भड़काऊ पार्टी के प्रवक्ता है। भड़काऊ बात करते हैं, बात कीजिए, हम हिंदुस्तानी हैं, देश के हिंदुस्तान है हमारा देश चलाने की बात, शाहीन बाग बनाने की बात करते हैं। आप देश को तोड़ना चाहते हैं, आप देश को तोड़ना नहीं, हम देश के नफरत को खत्म करना चाहते हैं। आप में हम में यही अंतर है। आपकी पूरी बात सुनो। सभा के प्रवक्ता अभी क्या बोले? नॉन मुस्लिम्स अगर बोर्ड में रहेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत है। हिंदुओं के जो मंदिर है अगर उसमें कोई मुसलमान आ जाए तो गलत है। तो कुंभ मेले का चेयरमैन आजम खान को कैसे बनाया था? बताओ इसे, बताओ पहले। चुप, ये तो अपील में ना बोले, चुप कराइए, चुप कराइए। नहीं अंजना जी, फिर देना है ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे डिबेट चलेगा तो 2013 में प्रभारी मंत्री बनाया गया, प्रभारी मंत्री कुंभ का ही बनाया गया, फंस गए बेचारे गोल चक्कर में। चलिए अब दूसरी बात सुनिएगा। जब गैर मुसलमान अपनी जमीन देते हैं वक्फ को तो लाओ जमीन दे दो, लेकिन जब हिंदू ईसाई बैठ जाएगा इसको भगा दो, तो ये कैसा भाईचारा है? ये भाईचारे से चलेगा, याद रखिएगा। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।